नमस्कार साथियों, दर्पण एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल खटीक, फैकल्टी ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, अपन ने फर्स्ट क्लास में एग्रोनॉमी इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी थी उनके बारे में जाना था। आज अपना सेकेंड लेक्चर है, इसमें अपन पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उर्वरकता एवं मृदा उत्पादकता। ठीक है, मृदा उर्वरकता एवं मृदा उत्पादकता क्या होती है। तो पहले अपन बात करेंगे मृदा उर्वरकता की। मृदा उर्वरकता किसे कहते हैं कि मृदा की वे पृथक क्षमता, मृदा की वह पृथक क्षमता जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती हो। मतलब मृदा की वे पृथक क्षमता जो पौधे को पोषक तत्व प्रदान करती हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, मृदा उर्वरकता कहेंगे। ठीक है, मृदा उर्वरकता को किसमें मापा जाता है, तो मृदा उर्वरकता जो होती है इसको अपन नापते हैं प्रयोगशाला में। किसमें नापते हैं, प्रयोगशाला में। ठीक है, फिर बात आती है मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले मोस्टली दो कारक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक कारक, एक होता है आपके कृत्रिम कारक। ठीक है, तो अपन पहले बात करेंगे प्राकृतिक कारक की। किसकी बात करेंगे, पहला प्राकृतिक कारक। ठीक है, प्राकृतिक कारक की बात करते हैं तो प्राकृतिक कारक में आपके पहला आता है पृथक पदार्थ। पृथक पदार्थ को अपन इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट्स मटेरियल। पृथक पदार्थ क्या होता है कि जिससे मृदा का निर्माण होता है। कि मृदा का निर्माण किससे, आपको पता होगा कि मृदा के निर्माण में कई हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के अवशेष से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो बात आती है कि कौन सी चट्टानों से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। तो अपन बात करते हैं ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान, तो ग्रेनाइट चट्टान से क्या होगा, आपकी जो अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। फिर बात करते हैं अपन जो क्षारीय मृदा होती है। क्षारीय मृदा का निर्माण किससे होता है, जो आपकी बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, उससे क्या होता है, आपके जो क्षारीय मृदा होती है उनका निर्माण होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपके स्थलाकृति। स्थलाकृति में क्या होता है कि आपके जो ढलान होती है, जो ढलान के जो विपरीत भूमि होती है, मान लो कि ये कोई पहाड़ है, ये अपना पहाड़ हो गया। पहाड़ होती है, आपको वो पता होगा जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होती है, बारिश होती है। बारिश होने पर क्या होगा, जैसे ये बादल हो गए आपके, ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, ये वर्षा हो रही है। अब वर्षा होगी तो आपको पता है कि ये जैसे ढलान है तो क्या होगा, ये पानी बह करके नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, ढलान के विपरीत ढलान की ओर चलेगा। अब जैसे ये ढलान आएगा तो आपको पता होगा इसके साथ में जब पानी बह करके नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा, जो मृदा होगी, मृदा के कणों को क्या करेगा, अपने साथ में बहा के लाएगा। और मृदा के कणों को जैसे ही साथ में बहा के लाएगा तो मृदा के अंदर क्या मिक्स होंगे, आपके पोषक पदार्थ, पोषक तत्व। क्या होंगे, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होंगे, मृदा के कणों के साथ में होंगे और पानी के साथ में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। और घुल करके पानी के बहाव के साथ में क्या होंगे, वो नीचे की ओर आ जाएंगे। ठीक है, नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी। पोषक तत्वों की कमी आपके ढलान वाले क्षेत्र पर हो जाएगी और कमी कहाँ पर होगी, आपके ढलान वाले क्षेत्र पर, वृद्धि उसके नीचे वाले क्षेत्र पर। तो अपन कह सकते हैं जो ढलान वाले क्षेत्र है वो क्या होगी, आपकी मृदा उपजाऊ नहीं होगी। वहाँ पर क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी होने के कारण से आपकी मृदा उर्वरकता नहीं होगी। जबकि उसके विपरीत जो नीचे वाला क्षेत्र होगा, ढलान वाला जो क्षेत्र होगा, जब पानी आकर के आपका एकत्रित हुआ, उस स्थान को अपन कह सकते हैं क्या होगी, वहाँ पर पोषक तत्वों के एकत्रित होने के कारण क्या हो जाएगी, आपकी मृदा उपजाऊ हो जाएगी। तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, मृदा उर्वरकता। फिर अपन तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं मृदा अप्रदन की। मृदा अप्रदन, मृदा अप्रदन क्या होता है कि मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना।
मृदा अपरदन। मृदा अपरदन किसे कहते हैं कि जो मृदा के जो कण होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अब ये सोयल फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर मृदा के कण मान लो वायु के द्वारा जा रहे हैं या जल के द्वारा जा रहे हैं, किसी के भी द्वारा जा रहे हैं, तो मृदा के साथ में क्या होंगे, आपके पोषक तत्व होंगे, और पोषक तत्व क्या होंगे, मृदा के साथ में वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, आपके मृदा उर्वरकता को प्रभावित करेंगे। फिर आता है कि मृदा की आयु, मृदा आयु। मृदा आयु की बात करते हैं, मृदा आयु आपको पता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो अपन भी क्या होती है, अपने कार्य करने की क्षमता कम होती जाती है, वैसे वैसे मृदा की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होती है, उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। फिर अपन बात करते हैं कृत्रिम कारक की। दूसरा कौन सा आपका, कृत्रिम कारक, आर्टिफिशियल फैक्टर। कृत्रिम कारक के अंदर अपन पहला देखेंगे जलाक्रांति, जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग। इसके अंदर क्या होता है, मान लो ये मेरा खेत है, बारिश हुई अच्छी से, तो क्या हो गया, मेरे खेत के अंदर पानी भर गया, ठीक है। अब पानी भरने के बाद में क्या होगा कि जो पानी भरा रहेगा वो तो रहेगा नहीं, क्योंकि नीचे की ओर जाएगा, तो पोषक तत्व होता है आपके, वो क्या होंगे, पानी के साथ में अच्छे से घुल जाएंगे, और मिक्स होने के बाद में क्या करेंगे, जो नीचे के जो संस्तर है आपके, जो उसके अंदर क्या होंगे, पानी के साथ में बेक करके नीचे की ओर जाएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, लीचिंग। लीचिंग क्रिया द्वारा क्या होंगे, बेक करके नीचे के संस्तर में चले जाएंगे, तो पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, आपके कमी हो जाएगी, तो आपके इस तरह से आपकी मृदा उर्वरकता को ये प्रभावित करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपके फसल प्रणाली, क्रॉप सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम। फसल प्रणाली में क्या होता है कि आप मान लो कि कोई खेत है और खेत के अंदर बार बार आप एक ही एक फसल को बो रहे हो, तो क्या होता है कि आपके एक ही एक फसल बोने की वजह से क्या होता है, आपके मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो फसल उन सबको ले लेती है, ग्रहण कर लेती है, और उन पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, उसके अंदर कमी हो जाती है। तो आपको इसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर बार आपको फसल को बदल बदल करके बोना पड़ेगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका पीएच, सॉइल पीएच, ठीक है। तो पीएच में क्या होता है कि आपके जैसे कि बहुत सारे पोषक तत्वों की किसी अम्लीय मृदा में कमी होती है, तो कोई क्षारीय मृदा में कमी होती है। अपन सबसे पहले बात करेंगे अम्लीय मृदा, ठीक है। अम्लीय मृदा की बात करते हैं तो अम्लीय मृदा में क्या होता है कि अगर आपका पीएच अम्लीय है, और अम्लीय पीएच कितना होता है कि 0 से 7, 7 से कम या 0 से अधिक जो पीएच होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका अम्लीय पीएच होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, आपके कमी, पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। लेकिन आपके जो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीज, ठीक है, इन पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, आपके वृद्धि हो जाती है। लेकिन आपके जैसे अम्लीय मृदा के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी हो रही है, लेकिन को बहुत सारे पोषक तत्व जिनकी मात्रा में वृद्धि भी हो रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन क्षारीय पीएच की। क्षारीय पीएच कितना होता है आपके 7 से 14, ठीक है, मतलब 7 से ज्यादा और 14 से कम होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्षारीय पीएच। लेकिन क्षारीय के अंदर क्या होगा, क्षारीय मृदा के अंदर क्या होगा, जो अम्लीय मृदा थी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अम्लीय मृदा में क्या था, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी थी, तो क्षारीय मृदा में क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। जबकि आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम की कमी थी, तो इसमें क्या हो जाएगी, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर की कमी। क्षारीय मृदा में क्या हो जाएगी, इनकी कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर अपन बात करते हैं सूक्ष्म जीव। किसकी बात करेंगे, सूक्ष्म जीवों की। सूक्ष्म जीव में सबसे पहले बात करता हूं मैं शैवाल की। शैवाल क्या होता है, जो मृदा होती है अपनी मृदा के अंदर क्या करता है, वायु संचार को बढ़ा देता है, और वायु संचार बढ़ने से क्या होती है, जो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता मिलती है। फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं अपन कवक व एक्टिनोमाइसीटीज।
कवक और एक्टिनोमाइसीट्स क्या करते हैं कि जो आपके जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तन करने से क्या होता है, जो आपका ह्यूमस, आपको जैसे पता होगा ह्यूमस क्या होता है, पोषक तत्वों का भंडार होता है। अब ये जैसे ह्यूमस में परिवर्तन करेंगे तो आपके मृदा के अंदर क्या होगा, पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। फिर बात करते हैं राइजोबियम जीवाणु की। राइजोबियम की बात करते हैं। राइजोबियम को तो आपको पता होगा जैसे कि इनका क्या होता है, जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स होती है आपके, उसमें अधिकतर मोस्टली अपन इनका उपयोग करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, राइजोबियम जो वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करके के मृदा के अंदर मिलाने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर आप देख लो, जितने सूक्ष्म जीव आपकी मृदा के अंदर एक्टिवेट होंगे उतनी ही आपकी मृदा के उपजाऊपन में वृद्धि होगी। फिर अपन 5वें नंबर पर बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों की। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है कि जितने मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ होंगे उतने ही आपके पोषक तत्वों में वृद्धि होगी, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के अंदर क्या होते हैं, लगभग सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो होगी आपके मृदा उर्वरकता। अब बात करते हैं मृदा उत्पादकता की। मृदा उत्पादकता क्या होती है आपकी? मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में क्या करना, फसल उत्पादन करना। एक विषम परिस्थिति में फसल उत्पादन करना आपकी मृदा उत्पादकता कहलाती है। क्या अपन कह सकते हैं कि जो सोयल होती है, सोयल से जो अपन को प्रोडक्शन मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोयल प्रोडक्टिविटी। अब बात आती है कि जो सोयल प्रोडक्टिविटी इसको अपन किस में नापते हैं? मृदा उर्वरकता को तो अपन ने प्रयोगशाला में नापा, लेकिन इसको किस में नापते हैं? पैसा, केजी, क्विंटल और टन आदि में क्या कहा जाता है, इनको नापा जाता है। जबकि आपकी जो मृदा उर्वरकता होती है, मृदा उत्पादकता होती है, वो मृदा उर्वरकता हो सकती है, लेकिन आपकी मृदा उर्वरकता कभी भी मृदा उत्पादकता नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं यह लिख लेता हूं, मृदा उत्पादकता मृदा उर्वरक हो सकती है, लेकिन मृदा उर्वरकता कभी भी मृदा उत्पादक नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि मेरे पास खेत है, खेत के अंदर अगर मैंने प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो उसकी तो गारंटी ले सकते कि वो उपजाऊ थी, मृदा उपजाऊ थी, तभी तो आपको प्रोडक्शन मिला। लेकिन अगर अपने पास में मृदा उपजाऊ है, ठीक है, तो अपन नहीं कह सकते कि अपने को प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो कोई वातावरणीय कारण की वजह से वर्षा हो गई तो अपना क्या होगा, प्रोडक्शन कम पड़ जाएगा, या फिर कोई जानवर वगैरह का प्रकोप हो गया, कीट इंसेक्ट वगैरह या रोग वगैरह लग गए तो क्या हो गया, अपनी फसल नष्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, अपने उत्पादन में कमी आएगी। तो अपन नहीं कह सकते कि मृदा उर्वरकता है तो मृदा उत्पादकता हो सकती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर अपने पास में प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो मृदा उत्पादकता को अपन मृदा उर्वरकता कह सकते हैं। फिर बात करते हैं मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो अपन बात करते हैं पहले कारक है, तो पहला कारण होगा मृदा उर्वरकता। क्योंकि मृदा उर्वरकता क्या होता है कि मृदा के अंदर अगर पोषक तत्वों की मात्रा है तो अपन उसको मृदा उर्वरकता कहेंगे। अगर मृदा के अंदर पोषक तत्व नहीं होंगे तो अपन उसको मृदा उर्वरकता नहीं कहेंगे। अगर पोषक तत्व की मात्रा अच्छे से है इसके अंदर तो क्या होगा, अपने को प्रोडक्शन भी अच्छा देगी। अगर इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी तो अपने को प्रोडक्शन कम देगी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मृदा उर्वरकता है जो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करेगी। फिर दूसरी बात करते हैं बाजार मांग।
अगर बाजार की मांग अच्छी होगी तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर बाजार की मांग कम होगी तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे बात करते हैं, मान लो मेरे पास में 100 के, मेरे पास ये खेत है और खेत के अंदर क्या हुआ, मेरे 100 kg टमाटर, ठीक है, मेरा खेत है, खेत के अंदर मैंने 100 किलो टमाटर का उत्पादन किया, ठीक है। अब मैं इनको क्या किया, मार्केट में लेके गया, ठीक है। मार्केट में डिमांड थी 200 kg टमाटर चाहिए थे, जो मार्केट था वो बोला मेरे को 200 kg टमाटर चाहिए। मैंने पहले वैल्यू लगा रखी थी 10 रुपये प्रति केजी, ठीक है, 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मैं बेचने के लिए गया था, लेकिन मार्केट में डिमांड कितनी थी, 200 kg की, और मेरे पास थे 100, तो अब मार्केट वालों को डिमांड थी तो मैं क्या करूँगा, 100 kg के जो 10 रुपये केजी था, मैं बोलूँगा नहीं भाई साहब तो 20 रुपये केजी दूंगा, आपको ज़रूरत है, चाहिए तो आप ले लो, नहीं चाहिए तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मार्केट को 200 kg चाहिए, अब इसको पता है कि 100 kg मिल रहा है, ये तो ले, क्या पता वो आए ना आए, तो क्या होगा कि जैसे ये 100 kg खरीदेगा तो क्या होगा, इसके जो वैल्यू होगी, जो टमाटर की वैल्यू 10 रुपये थी वो बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 20 रुपये केजी। तो क्या होगा, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इसका जस्ट उल्टा सोचो कि मार्केट मेरे पास 100 kg थे और मार्केट की डिमांड 200 kg नहीं होकर 50 kg हो गई, अब 50 kg हो गई, तो अब मैं अगर इसको बेचूंगा 10 रुपये किलो में, ठीक है, और इसके पास में कितना है, 50 ही चाहिए और मेरे पास 100 है, तो बोल दे वैसा आपके पास 100 है, तो एक काम करो आप मेरे को 100 ही दे दो, जरूरत तो 50 की लेकिन 100 ही दे दो। अब वो 100 तो ले लेगा, लेकिन क्या कहेगा कि जब 10 रुपये था, बोला भैया मैं तो 5 रुपये केजी खरीदूंगा या 7 रुपये केजी खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि उसको 50 kg, वो 50 kg एक्स्ट्रा ले रहा है, तो क्या होगा, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। चाहे ये 20 रुपये केजी में बेचने वाला था, मांग बढ़ने पर वह क्या करेगा, 5 रुपये केजी के हिसाब से ये टमाटर को मार्केट में बेचेगा, क्योंकि क्या हुआ, वहाँ पर मांग कम थी और अपने पास में प्रोडक्ट ज़्यादा था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपकी मर्दा उत्पादकता को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं अपन मर्दा की भौतिक दशा, मर्दा की भौतिक दशा, ठीक है। मर्दा की जितनी अच्छी भौतिक दशा होगी ना, उतना ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब मर्दा की भौतिक दशा क्या होती है, जैसे कि मर्दा कणाकार, मर्दा संरचना, जल धारण क्षमता आदि आदि क्या होती है, मर्दा की जो भौतिक दशा होती है। अब ये आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, ठीक है। फिर अपन चौथे नंबर पे बात करते हैं वस्तु की स्थिति, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी स्थिति या जगह, आपकी लोकेशन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप देख लो, अगर आपका खेत मार्केट के पास में है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको इन साधनों, इनको क्या होगा, लेने और ले जाने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो आपके क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपके जो खर्चा आएगा वो कम होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि आपकी जो शहर से दूर है, गाँव में है कहीं या आसपास से दूर है, तो क्या होगा, आपको लेने ले जाने में अधिक समस्या लगेगी, तो आपको क्या होगा, वे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। फिर चौथा, पांचवा आता आपके यातायात के साधन, ठीक है। जितना अच्छा आपको यातायात की सुविधा मिलेगी उतना ही आपका जो खर्चा होता है वो कम होगा, क्योंकि आपका जो खेत है, खेत से मार्केट की जो दूरी है, अगर आपको लेने ले जाने के साधन की अगर आपको पूर्ति हो रही है तो आप क्या करोगे, वहाँ का वे कम हो जाएगा। अगर आपको साधन नहीं मिल रहे यातायात के और आप पर्सनल करके ले जाते हो तो क्या होगा, आपके वे अधिक होता है, तो क्या होगा, आपके कहीं ना कहीं उत्पादकता पे प्रभाव पड़ता है। फिर बात करते हैं अन्य कारक। अन्य कारक में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने खेत है, मैंने खेत के अंदर कुछ भी फसल या क्रॉप्स लगा रखी है, ठीक है, तो कोई जानवर आ गए और जानवरों का प्रकोप हो गया और जानवरों ने क्या किया, उस फसल को नष्ट कर दिया। फिर बात मान लो कि हो सकता है कोई बारिश वगैरह हो जाए, अधिक बारिश पड़ने की वजह से भी क्या होती है, अपनी फसल नष्ट हो जाती है, या फिर सूखा पड़ जाए, या फिर कोई कीटों का आक्रमण हो जाए, या फिर प्लांट जो अपना क्रॉप्स होती है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार के रोग हो जाए। तो इन अन्य बहुत सारे कारकों से भी क्या होगी, आपके जो फसल उत्पादन है उसमें प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और आज का लेक्चर अपना ये समाप्त होता है। धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।